BA थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि भारत और श्रीलंका के मध्य क्या संबंध थे, और इस संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी वो ये मानी जाती है कि भारत से 1947 के समय जो व्यक्ति चाय एवं रबड़ की खेती करने के लिए गए थे उन्हें नागरिकता प्रदान नहीं की गई और उन्होंने अपने अधिकारों के लिए वहाँ पर आंतरिक विद्रोह की स्थिति पैदा की। इसके चलते भारत पर भी आरोप लगाए गए थे कि भारत उन्हें किसी न किसी रूप में सहयोग प्रदान करता है, जबकि ऐसा नहीं था और वह अपने अधिकारों को नहीं देने के एवज में केवल भारत पर आरोप लगाता है। मैंने आपको बताया था कि 1947 से लेकर और 1982 तक जो भारत के संबंध थे उनमें किस किस प्रकार की घटनाएं थी। अब मैं आपको बताऊंगा कि 1983 से लेकर वर्तमान तक भारत और श्रीलंका के मध्य क्या संबंध थे। अपन ये मानते हैं कि भारत वहाँ की जो जनसंख्या है श्रीलंका की, जो अपन मानते हैं कि 21.28 मिलियन के लगभग है, इस जनसंख्या में से 74% सिंगली, जो पूर्ण रूप से एक जाति के रूप में मानी जाती है, और 13% वहाँ के तमिल यानी कि श्रीलंकाई तमिल, और 6% भारतीय मूल के तमिल हैं जिन्हें वहाँ की नागरिकता प्राप्त नहीं है। इस जनसंख्या के जो आंकड़े के आधार पर अपन माने कि जो तमिल थे वो श्रीलंका के उत्तर में एक जाफना नामक जिला है, वहाँ पर निवास करते हैं। लेकिन देखा जाता है कि वहाँ की शासन व्यवस्था इस क्षेत्र को किसी प्रकार की राहत सामग्री नहीं देती। तो उसी के आधार पर यानी कि अपन ये मानते हैं कि विशेष तौर से जो तमिल थे वो हिंदू थे और सिंगली वहाँ की अलग से एक जाति थी जो अलग धर्म का अनुसरण करते हैं। इन हिंदुओं ने एक अपना संगठन का निर्माण किया जिसे तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट के नाम से जाना जाता है। वैसे इसे पूर्ण रूप से TULF के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन फिलहाल ये माना जाता है कि उत्तर के जाफना में रहने वाले हिंदू अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक संगठन का निर्माण किया जिसे अपन तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट के नाम से जानते हैं। लेकिन जब इस संगठन के आधार पर भी अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो तो इन तमिलों में से कुछ व्यक्तियों ने निकलकर एक अलग से उग्रवादी संगठन का निर्माण किया जिसे अपन एलाम के नाम से कहते हैं। सर्वप्रथम ये एलाम का गठन किया गया था। यह एक आतंकवादी या अपने कह सकते हैं उग्रवादी संगठन था जिसका गठन उन्होंने अपने अधिकारों की प्राप्ति करने के लिए किया था। अब सामान्यतः देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है आपका जाति विभेद। सिंगली एक तरफ अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए यथावत यानी कि सजग रहते थे, तो उसी प्रकार तमिल अपने अधिकारों के लिए कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में या तो आंदोलन उनको करना पड़ता था या किसी भी रूप में एक ऐसे संगठन का निर्माण करता जो सरकार पर दबाव बनाता। लेकिन वहाँ सरकार कि इस जातीय विभेद की नीति के आधार पर ही वहां पर आंतरिक विद्रोह की स्थिति पैदा हो। इस संगठन के साथ अपन ये भी मान सकते हैं कि सबसे पहले यानी कि जब जयवर्धने थी उसकी सरकार बनी तो उन्होंने जातीय विभेद की नीति को 1983 में ही प्रारंभ कर दिया। और जातीय विभेद की नीति तो बहुत पहले से थी, लेकिन अपन मान सकते हैं कि जयवर्धने सरकार ने उसे हवा का और हवा दिया और जातीय दंगे ज़्यादा भड़कने लगे। इस जातीय दंगे को होने के साथ साथ में उन्होंने भारत पर भी आरोप लगाया कि भारत किसी भी रूप में श्रीलंका की एकता और अखंडता को नष्ट करना चाहता है। इसके साथ साथ कुछ आरोप भी इस प्रकार के लगाए, जैसे अपन मान सकते हैं कि भारत पर आरोप लगाए कि तमिलों को उत्तेजित करने का कार्य भारत ने किया है। भारत के द्वारा इन आतंकवादी या उग्रवादी संगठनों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, शरणार्थियों को यानी शरण दी जाती है और वहाँ प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके अलावा यानी प्रशासन में अस्थिरता पैदा करने के लिए यानी कि तमिलों को हर प्रकार की सहायता प्रदान करता है। हालांकि यह जो आरोप थे जो जयवर्धने सरकार के द्वारा लगाए गए थे
लेकिन भारत किसी भी रूप में इसमें लिप्त नहीं था। लेकिन विशेष बात ये मानी जाती है कि भारत पर जब ये आरोप लगाए गए थे तो भारत का भी यह पक्ष बनता है कि आमने सामने जाकर या किसी न किसी रूप में एक दूसरे से समझौता करें और एक दूसरे अपनी अपनी बातों को स्पष्ट करें। इसी के साथ देखिए कि भारतीय यानी तमिल जो समस्या थी श्रीलंका की, उसमें भारत का क्या सहयोग रहा। सबसे पहले देखा जाता है कि जून 1984 एवं जून 1985 में दोनों देशों के मध्य कोलंबो में वार्ता हुई कि किसी भी प्रकार की एक दूसरे के भ्रमों को समाप्त किया जाए और भारत यथासंभव कोशिश करेगा कि आपकी समस्या के समाधान के लिए यह है, यदि श्रीलंका कहता है तो किसी न किसी रूप में उसे सहयोग प्रदान कर सकता है। लेकिन यह वार्ता असफल रही, क्योंकि इसका महत्वपूर्ण कारण यह था कि जब आरोप श्रीलंका की ओर से जब लग चुके थे तो भारत के लाख मना करने के यानी स्पष्टीकरण देने के बाद में भी जब इससे सहमत नहीं हुआ तो समझौता जिस प्रकार का था, जो वार्ताएं थी, संधि वार्ताएं, वो सफल नहीं हुई। इसके उपरांत भी ये माना जाता है कि भूटान की राजधानी थिम्पू में भी दोनों देशों के राष्ट्र प्रधानों के मध्य वार्ता प्रारंभ की गई थी। यानी दो है, यानी एक तो 8 जुलाई 1985 को एवं 12 अगस्त 1985 को दोनों के मध्य वार्ता हुई थी, लेकिन यह वार्ता भी सफल नहीं हो पाई। इसके बाद देखिए कि समस्या जब पैदा होती है तो यहाँ से विशेष तौर से ये माना जाता है कि आतंकवादी संगठनों को भी, या अपन ये कह सकते हैं कि तमिलों को भी इस बात का आभास हो चुका था कि भारत किसी भी रूप में यदि सहायता करता है तो हमारे अधिकारों का हनन भी हो सकता है। अब देखिए 1987 में सरकार के द्वारा जाफना जिस क्षेत्र था जहाँ पर ये रहते, उसकी नाकेबंदी कर दी। जाफना की नाकेबंदी के बाद वहाँ पर गोलाबारी या अपन ये कह सकते हैं कि हथियारों से आक्रमण करने के साथ साथ में उसकी खाद्य सामग्रियों को रोक दिया गया। यह विशेष तौर से एक अमानवीय यानी घटना मानी जाती है, लेकिन भारत ने मानवीय आधार पर, या अपन ये कह सकते हैं कि मानवता के नाते जिन यानी कि तमिलों को किसी भी रूप से परेशान किया जाता है, उन्हें भारत ने सहायता पहुंचाने के लिए निश्चित किया और उन्होंने 1 जून 1987 को राहत सामग्री पहुंचाने पर यानी सहमति व्यक्त की थी। भारत के द्वारा जब राहत सामग्री पहुंचाई गई, जिसके द्वारा अपन ये मान सकते हैं कि खाद्य सामग्री एवं दवाइयाँ महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, राहत सामग्री के तहत उन्होंने अपने हवाई यात्राओं के या हवाई जहाज़ों के द्वारा जब उन्हें राहत सामग्री या खाने के पैकेटों को उन्होंने हवाई जहाज़ों के माध्यम से डाला था और यह पूर्ण रूप से 5 जून 1987 को राहत सामग्री वहाँ पर पहुँचा दी गई थी। लेकिन समस्या अब भी पैदा हुई थी। श्रीलंका सरकार को कहीं ऐसा नहीं लगे कि भारत के द्वारा इस प्रकार का कार्य किया जाता हो और बीच में किसी प्रकार की कोई अड़चन पैदा करती हो, और इसके लिए भारत ने पहले से ही मिराज 2000 को निगरानी के लिए तैनात कर दिया, जिसके कारण राहत सामग्री उचित समय पर उनको प्रदान की जा सके। इस घटना के बाद सामान्यतः यह माना जाता है कि दोनों देशों के मध्य तनाव की स्थिति तो पैदा हो जाती है, लेकिन फिर दोनों के मध्य एक समझौते के माध्यम से स्थिति स्पष्ट ये मानी जाती है कि भारत को किसी न किसी रूप से सैनिक सहायता की आवश्यकता पड़ी। जाफना क्षेत्र में गोलाबारी एवं खाद्य सामग्रियों की आपूर्ति करने के बाद में भारत ने पूर्ण रूप से वहाँ पर सफल रूप से वहाँ पर यह कह सकते हैं कि राहत सामग्री पहुँचाई और अपने मिशन में सफल हुआ। लेकिन इसके बाद देखिए कि 29 जुलाई 1987 को भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धने, या अपन प्रधानमंत्री कह सकते हैं, जयवर्धने के मध्य एक संधि वार्ता हुई और इस संधि वार्ता के लिए उन्होंने 18 सूत्रीय एक घोषणा पत्र जारी किया गया था। इस 18 सूत्रीय घोषणा पत्र के तहत ये निर्धारित था, सबसे पहला तो यह था कि बिल्कुल युद्ध विराम किया जाए। इसके बाद ये निर्धारित किया था कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो भी आतंकवादी संगठन है या उग्रवादी संगठन है वो हथियार डाल देंगे। इसके बाद ये भी निर्धारित किया कि श्रीलंका सरकार जिन व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान नहीं करती है, भारत उन्हें देने के लिए तैयार है। इसके अलावा ये भी निर्धारित किया गया था कि श्रीलंका सरकार यानी सरकार जिन व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करता है
उन्हें पूर्ण रूप से सारी सुविधाएं प्रदान करेगा और जिनको सुविधाएं यानी नागरिकता प्रदान नहीं करेगा उनको भारत के द्वारा नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। इसके अलावा ये भी निर्धारित किया था कि जो व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं करना चाहते और श्रीलंका सरकार उन्हें नागरिकता प्राप्त नहीं करती है तो ऐसे में चाहे तो वे श्रीलंका में विदेशियों के रूप में रह सकते हैं। और भी कुछ शर्तें निर्धारित की गई थी, जैसे कि जो व्यक्ति नागरिकता प्राप्त नहीं है उनका अलग से रजिस्टर्ड बनाया जाएगा, 2 साल के भीतर उनको नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। लेकिन हालांकि इन शर्तों में से बहुत कुछ शर्तें अधूरी भी रही थी जो पूरी नहीं हो पाई और यही कारण है कि बाद में चलकर इन उग्रवादी संगठनों ने ही एक आतंकवादी संगठनों के रूप में यानी कार्य किया। तो सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि 18 सूत्रीय जो इनकी शर्तें थीं उन पर निर्धारित कर दिया और युद्ध विराम हो गया था। लेकिन देखा जाता है कि भारत में फिर 29 जुलाई 1987 के बाद भारत ने स्वीकार किया कि यदि श्रीलंका सरकार को यदि किसी प्रकार की सामग्री की आवश्यकता पड़ती है या सैनिक सहायता की आवश्यकता पड़ती है या शांति सेनाओं की आवश्यकता पड़ती है तो भारत देने के लिए तैयार है। और अपन मानते हैं कि श्रीलंका में शांति सेनाएं भेजी गई थीं भारत के द्वारा, यानी 54वें डिवीज़न के 50,000 सैनिकों को श्रीलंका में भेज दिया गया था जो केवल शांति सेनाओं के रूप में थे। छोटी मोटी घटनाओं के आधार पर यह माना जाता है कि वहां पर जो कुछ भी यानी घटनाएं हुई थी उन घटनाओं के आधार पर अपन मानते हैं कि लगभग 1100 अधिकारी एवं जवान भारतीय सेना में से मारे गए थे। इसके बाद देखिए कि जनवरी 1989 में जब वहां के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री प्रेमदासा बने श्रीलंका के, उन्होंने भारत से आग्रह किया कि आपकी शांति सेनाओं को वापस बुला लिया जाए। 1989 से लेकर 1990 तक भारत की जितनी भी शांति सेनाएं थीं वो वापस श्रीलंका से भारत आई और 90 तक पूर्ण रूप से वहां से सभी सैनिक भारत बुला लिए गए थे। जैसे ही भारत की सेना की वापसी हुई, श्रीलंका के घटना चक्र में या घटनाक्रम में बहुत तेजी आई। जैसे ही अपन ये मानते हैं कि पहले जो यानी तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट जो एक उग्रवादी संगठन माना जाता है, इन्होंने अंत में बड़े क्षेत्रों पर अपना कब्जा करना प्रारंभ कर दिया और उन्होंने संगठन का निर्माण किया LTT, जिसे लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलियम के नाम से जाना जाता है। 2000 में जब इस संगठन का निर्माण किया तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी वो ये थी कि इस आतंकवादी संगठन ने एलिफेंट दर्रे पर कब्जा कर लिया। एलिफेंट दर्रा एक प्रकार से एक ऐसी गुफा मानी जाती है जहां पर निकलने के लिए एक ही रास्ता है, बस जो भी व्यक्ति उसमें से एक बार प्रवेश करना चाहता है तो केवल प्रवेश द्वार के आधार पर ही किसी व्यक्ति को मारा जा सकता है। इस एलिफेंट दर्रे पर जब इनका ज़्यादा कब्जा हो गया तो श्रीलंका सरकार में हलचल पैदा हो गई और एक आतंकवादी संगठन ने बहुत बड़े क्षेत्र पर अपना कब्जा बना लिया। लेकिन जब भारत से पुनः सैनिक सहायता मांगी गई तो भारत ने हस्तक्षेप करने से बिल्कुल इनकार कर दिया कि भारत किसी भी प्रकार की सहायता श्रीलंका सरकार को देने के पक्ष में नहीं है। LTT का गठन बहुत और तेजी से हुआ और सांप्रदायिकता के आधार पर बहुत ज़्यादा हिंसात्मक घटनाएं हुई, लेकिन भारत को किसी भी रूप में उसको ना तो सहयोग देना था और ना ही किसी प्रकार के देने के पक्ष में था। इसके बाद देखिए कि दोनों के मध्य एक समझौता के माध्यम से यानी दोनों देशों के मध्य सामरिक क्षेत्र में समझौता बनाए रखने के लिए भारत के विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने श्रीलंका की यात्रा की। उस समय श्रीलंका की प्रधानमंत्री श्रीमती चंद्रिका कुमारतुंगे थी और 11 जून 2000 को दोनों देशों के मध्य कुछ समझौते भी हुए थे और इस समझौते के आधार पर यह माना भी जाता है कि भारत ने अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से कहे किसी न किसी रूप से उन्हें इस प्रकार की आर्थिक सहायता प्रदान की जिससे कि जातीय दंगे श्रीलंका में कम से कम होते रहे। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से भारत ने अपनी भूमिका नहीं निभाई, क्योंकि भारत जानता था कि भारतीयों के द्वारा भारतीयों को जिस प्रकार से परेशान किया जाता है यह तमिल समस्या का समाधान नहीं है और भारत किसी भी रूप में उसे प्रत्यक्ष रूप से सैनिक सामग्री या सैनिक सहायता प्रदान नहीं कर सकता।
इसके बाद देखिए कि दिसंबर 2001 में वहाँ पर यहाँ पर चुनाव हुए और आम चुनावों में श्रीमती चंद्रिका कुमार तुंगे को हटा दिया गया था और विक्रम सिंघे प्रधानमंत्री बने थे। विक्रम सिंघे के प्रधानमंत्री बनते ही भारत और श्रीलंका के मध्य अच्छे संबंध शुरू हुए और वहाँ पर तमिल समस्या नाम मात्र की रह चुकी थी। इसके बाद देखिए कि यानी कि जुलाई 2004 में पुनः जब चुनाव हुए तो प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे बने थे। महिंद्रा राजपक्षे के समय में भी भारत के अच्छे संबंध रहे और श्रीलंका और भारत के मध्य यानी व्यापारिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में बहुत कुछ ऐसे समझौते हुए जो श्रीलंका सरकार को आर्थिक राहत और सामग्री भारत के द्वारा प्रदान की गई थी। इसके बाद देखिए कि फिर पुनः यानी अपन मानते हैं कि 8 से 11 जून 2010 को प्रधानमंत्री राजपक्षे या महिंद्रा राजपक्षे ने भारत की 3 दिवसीय यात्रा की और 3 दिवसीय यात्रा के दौरान भारत एवं श्रीलंका के मध्य फिर समझौते हुए, जिसके तहत आर्थिक एवं सामाजिक के साथ साथ सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी कुछ समझौते हुए थे। अपन मानते हैं कि 2010 के बाद में भी भारत एवं श्रीलंका के मध्य विशेषतः केवल व्यापारिक और अच्छे संबंधों की शुरुआत रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने पड़ोसी राज्यों के साथ अच्छे संबंधों को बनाए रखने के लिए 2016 में यानी कि श्रीलंका की यात्रा की और दोनों के मध्य अच्छे संबंधों की शुरुआत मानी जाती है। मैंने आपको ये बताया कि आपके 2 ये ऑनलाइन क्लासों में आपको निर्धारित किया गया था कि भारत एवं श्रीलंका के मध्य जो भी संबंध स्थापित हैं वो इस प्रकार के माने जाते हैं। आपका जो तीसरा और महत्वपूर्ण जो संबंध है पड़ोसी देशों के साथ में वो है आपका भारत बांग्लादेश संबंध। विशेष तौर से अपन मानते हैं कि आपके 2 तो आपके पूर्ण हो चुके हैं। भारत और पाकिस्तान के मध्य किस प्रकार के संबंध हैं, भारत और श्रीलंका के किस प्रकार के संबंध हैं। इसके बाद आगामी वीडियो में आपको बताया जाएगा कि भारत और बांग्लादेश के मध्य किस प्रकार के संबंध हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।